वो स्टेट में क्यों नहीं जा सकता, वो नेशनल में क्यों नहीं जा सकता? राइट टू इक्वालिटी, हमको तो सीधा का सीधा नेशनल में जाना चाहिए। डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, फिर भी आप उसकी बात को नहीं मान रहे हो, तो आपको फिर डंडे पड़ने चाहिए। जब यह जज बनने वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है और जज बनने के लिए फिर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर आप मेंबर को क्यों एक्सपेक्ट करो कि वो 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर आएगा? तो एफपीआई से अगर आपको एफडीआई में जाना है तो जहां जहां एफडीआई नहीं है वहां पे आप नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट से सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज बच्चों अ क्लास वेयर वी विल कवर all the new amendment, new addition, new changes that has been introduced by ICSI for ECIPL subject। तो ECIPL में जो भी नया है, जो भी नया ऐड हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, सबके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। और ये इंस्टीट्यूट रिलीज करती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ बेटा आपका प्यारा प्यारा सब्जेक्ट ECIPL। ठीक है, अगर आपको प्यार नहीं है तो मेरा वन शॉट देखिएगा, थोड़ा थोड़ा प्यार आपको होने लगेगा। ठीक है, ECIPL बेटा, ECIPL जो हमारा ग्रुप 2 में पेपर नंबर 6 है, उसके यहाँ पे अपन एडिशंस को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर में आया है बच्चों? फेमा में कंपाउंडिंग रूल्स ऐड हुए हैं, फेमा में कंपाउंडिंग रूल्स ऐड हुए हैं जो कि 2024 में आया था। फिर एफडीआई के अंदर दो छोटे छोटे अमेंडमेंट है, एक्चुअली सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड है, और साथ ही साथ छोटे मोटे चेंजेस हैं, बहुत बड़े नहीं। ओडीआई के अंदर जो चेंज आया दोस्तों वो ओपीआई से रिलेटेड आया है। इसके अलावा बेनामी में जो चेंज आया वो मुझे लग रहा है एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली एग्जाम में आने लायक चेंज आया है बेनामी में। दो चेंजेस हैं, लेकिन वो दोनों चेंजेस बहुत ही तगड़े चेंजेस हैं। कंपटीशन लॉ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा करीब करीब 60-65 पेज के इन्होंने एडिशन डाला है। लेकिन अगर आपने जून जून का अमेंडमेंट अगर देखा हुआ है तो वही वाले अमेंडमेंट इन्होंने डाले। यानी जो मेरा वन शॉट होगा बच्चों, जो मेरा वन शॉट होगा कंपटीशन एक्ट का, उसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑलरेडी कवर्ड हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? एकदम समझ में आया? तो कंपटीशन लॉ वाली जो चीज है ना, वो आप वन शॉट से देखिए, पूरा का पूरा उसके अंदर कवर मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही जल्दी इसका वन शॉट आने वाला है। ऑलरेडी मैंने ECIPL के बहुत सारे वन शॉट डाले हुए हैं, जैसे FCRA कवर हो गया, PMLA कवर हो गया, FEO कवर हो गया। अब जो अगला कवर होगा बच्चों वो कॉम्पिटिशन लॉ ही होगा, तो आप थोड़े दिन वेट कीजिए और तुरंत आपको कॉम्पिटिशन लॉ मिल जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर बच्चों 8 नए केस लॉस आए हैं, तो मैं आपको 8 के 8 केस लॉ बताऊंगा। एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या कंक्लूजन लिखना है वो भी बताऊंगा। ट्रेडमार्क के कुछ आए हैं और कॉपीराइट का कुछ आया है। 3 केस लॉ इन दोनों को मिला के आया है, तो ज्यादा नहीं है। पार्ट बी में 3 केस लॉ नए नए ऐड हुए हैं। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? पक्का? क्या सर ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? ऑब्वियसली मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब यहां से अगर एक या दो क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब कमी है। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कई बार 3-3 4-4 क्वेश्चन भी अपने सप्लीमेंट से पूछ देती है। मेरे साथ फाइनल में ऐसा हुआ था कि जो अमेंडमेंट आया था वहां से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। तो एग्जीक्यूटिव में भी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो सप्लीमेंट है वहां से एक या दो क्वेश्चन मिनिमम मिनिमम आ जाए आपके एग्जाम में। गॉट इट? तो ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी यहां से अगर 5-10 नंबर अगर आपका बिल्ड हो गया तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपन केस लॉ से ही चालू करेंगे। तो अपन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के केस लॉ से चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपन वापस चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके जाएंगे। क्लियर है? गुस्सा मत होना कि सर आपने पहले कॉम्पिटिशन एक्ट, सॉरी पहले आपने कंज्यूमर एक्ट क्यों कराया, दूसरा क्यों नहीं कराया? तो बेटा क्योंकि कंज्यूमर एक्ट के अंदर ना बहुत ही प्यारे प्यारे केस लॉ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बार केस लॉ बता दूं, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ही ज्यादा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, केस लॉस को मैं आपको पहले यहाँ पे समझाऊंगा, समझाने के बाद मैं आपको नोट कराऊंगा और उसके नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। पहला केस लॉ क्या है दोस्तों? ऋतु मिहिर पंचाल। दिस इज अ वेरी फेमस केस, ये काफी ज्यादा फेमस केस है। ठीक है, इस केस के अंदर आर्टिकल नंबर 14 जो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़े थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल नंबर 14 पढ़ते हैं जहां पे इक्वालिटी की हम बात करते हैं। उस इक्वालिटी के ऊपर, उस इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए, फंडामेंटल में बेसिक्स में रखते हुए, इन्होंने कहा कि जो सेक्शन नंबर 34, 47 और 58 है वो वायलेट करता है। आर्टिकल 14 को वो वायलेट करता है। कौन कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 34, 47 और 58, ये तीनों सेक्शन वायलेट करते हैं किसको? आर्टिकल नंबर 14 को।
क्या ये बात समझ में आई? ऐसा दावा किया गया, ऐसा दावा किया गया। किसके द्वारा दावा किया गया? ऋतु मिहिर पंचाल एंड अदर्स। तो मेन नेता कौन था इनमें? ऋतु मिहिर पंचाल जी, और इनके साथ और भी बाकी लोग जुड़े, और इन्होंने कहा कि सेक्शन नंबर 34, 47 और 58 ये कवर करता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को। किसको कवर करता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को। ये तीन को कवर करता है। ठीक है, तो आपको तो मालूम है बच्चों, अलग अलग लिमिट दी हुई है, और लिमिट अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो लिमिट है वो बोली गई है कि अगर कोई वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस अगर मान लीजिए कि 50 लाख से कम का होता है, तो ऐसे केस में आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस को कर सकते हैं। अगर 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में है, तो ऐसे केस में आप स्टेट कमीशन में कर सकते हैं, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है दोस्तों, तो फिर आप नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है, पिटिशनर का मतलब बच्चों जो केस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पिटिशनर। तो यहाँ पे बच्चों जो पिटिशनर है, वो पिटिशनर बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंज्यूमर फोरम में अगर कोई छोटा इंसान है, तो छोटा इंसान है, उसको नुकसान अगर कम हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट में ही जाएगा। वो स्टेट में क्यों नहीं जा सकता? वो नेशनल में क्यों नहीं जा सकता? राइट टू इक्वालिटी, हमको तो सीधा का सीधा नेशनल में जाना चाहिए। तो ऐसा लेयर बाय लेयर क्यों बनाया है? सबसे छोटा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को क्यों बनाया, फिर स्टेट को क्यों बनाया, फिर नेशनल को क्यों बनाया? ये मुद्दा इन्होंने उठाया कि आपने जो लॉ बनाया ना, लॉ ही गलत है, इस तरीके से आपको नहीं काम करना चाहिए। कुछ राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास। क्या है? राइट टू इक्वालिटी हमारे पास। ऐसे लेवल लेवल पे आपने क्यों बनाया? ऐसे करके बोल दिए। अब ये केस गया, और जब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पागल आगल हो क्या, कुछ भी बात करोगे, कुछ भी बात करोगे, मतलब कुछ भी। मतलब कि आप समझो यार, सीपीसी के अंदर भी जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि हमेशा जो केस चालू होगा वो सबसे लोअर ऑर्डर से चालू होगा, जो सबसे लोअर कोर्ट होगा वहां से चालू होगा। भैया ये तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सीपीसी के अंदर लिखा ही हुआ है। और ये जो हमारा कंज्यूमर एक्ट है, ये कंज्यूमर एक्ट तो सिविल एक्ट ही है ना, ये कंज्यूमर एक्ट तो एक सिविल एक्ट ही है ना, तो भैया उसके ऊपर सीपीसी अप्लाई होगा। और सीपीसी का सेक्शन नंबर 15 यही बोलता है कि आपको जब भी केस करना है तो एकदम लोअर कोर्ट से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आपका केस छोटा है तो आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट को चैलेंज करना चाहते हो तो आप स्टेट में जाएंगे, और स्टेट कमीशन के अगर आप डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हो तो आप नेशनल कमीशन में जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो भैया ऐसे ही तो होगा। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ये बात एकदम ही गलत है कि यहाँ पे आपका राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। ये जो बात आपने कही है ये बात एकदम ही गलत है, क्योंकि लॉजिक भी बन रहा है। ये तो छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे मासूम मासूम से 19-20 साल के, ये भी बता सकते हैं कि भैया ये जो आपने यहाँ पे चैलेंज किया है ना फिक्शंस को, ये तो एकदम फालतू बात है भाई, ये तो एकदम फालतू बात है। और आप ये भूल रहे हैं कि इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। भैया जब आपका केस बड़ा है तो नेशनल में जाओगे, केस छोटा है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। एक बड़ा केस और छोटा केस तो इक्वल ही नहीं है ना, तो दोनों का फोरम कैसे इक्वल हो सकता है? गॉट इट एवरीवन? ये बात भी समझाई गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। गॉट इट एवरीवन? मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। पहले आप इसी तरीके से ना पहले 5 मिनट मुझे सुन लीजिएगा, ताकि आपको केस में है क्या वो आपको समझ में आ जाएगा। आसान शब्दों में पहले मैं समझा दूंगा, फिर अपन जो जो समझेंगे उसको अपन बस एक बार अंडरलाइन कर लेंगे और फिर अपन उससे नोट्स बनाएंगे। गॉट इट? एक और बात यहाँ पे बोली गई वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने ये बोला कि मान लीजिए कि कोई फोरम बन चुका है, ठीक है सर, क्या फोरम बना लेने से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आपने एक फोरम बना लिया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं, इसका कुछ ऑडिट ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब चेकिंग वेकिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये बात आपने सही बोली है कि अगर आपने फोरम बनाया है तो टाइम टू टाइम उसका ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए कि भैया वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप रिव्यू कर सकते हैं कि कौन से फोरम्स, कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। अगर ये आप करेंगे तो हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारा जो इंडिया है वो और अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। तो इस जजमेंट के अंदर दो बातें हैं बच्चों। पहला बात, क्या ये जो 3 सेक्शन है, क्या ये 3 सेक्शन वायलेट करता है आर्टिकल नंबर 14 को? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी आर्टिकल नंबर 14 को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि भैया ये जो हमारा कोपा है ये सीपीसी को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि कोपा भी एक सिविल लॉ है।
और सिविल लॉ के लिए सीपीसी अप्लाई होता है, और सीपीसी में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि जब आपको केस करना है तो आपको एकदम लोअर कोर्ट से ही चालू करना पड़ेगा। अगर आपका केस छोटा है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, बड़ा है तो आप स्टेट में जाएंगे, और बहुत बड़ा है 2 करोड़ के ऊपर है तो आप नेशनल में जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट में आप हार गए तो उसका केस आप अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कहाँ पे, स्टेट में, और स्टेट में भी हार गए तो आप चैलेंज कर सकते हैं कहाँ पे, नेशनल में। क्लियर हो गया? लेकिन आपको लोअर से ही चालू करना पड़ेगा। क्लियर है? ये पहली बात। दूसरी बात क्या बोली गई है, सिर्फ एस्टैब्लिश कर देने से काम नहीं होता है, ऑडिट भी होना चाहिए ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अच्छे से बने रहे। डन एवरीवन? चलिए अपन इसको पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, मैं एक बार इसको फिर मिटा देता हूं और आपको अच्छे से दिखाता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अगर आप छोटे स्क्रीन में देख रहे हो तो भी आपको दिखे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 34, 47 और 58 यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, कंज्यूमर फोरम ऑफ कोपार कॉन्स्टिट्यूशनल, सही, एकदम सही है, एंड आर नाइदर वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन नहीं है, नॉर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, ना ही वो अजीब है। अगर कोई लॉ बना है तो वो अजीब तरीके से नहीं बना होगा, उसका कोई सेंस रहा होगा, उसका कोई लॉजिक रहा होगा। गॉट इट? लेकिन हाँ, दूसरी बात जो आपने बोली वो एकदम सही बोली, if these institution and bodies work effectively and efficiently, it is but natural that the purpose and object of legislation will be achieved। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इन इंस्टीट्यूशन को, बॉडीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, और ये होगा रिव्यू से, ऑडिट से और असेसमेंट से। ये होगा रिव्यू से, ऑडिट से और असेसमेंट से। ये सारी बात इन्होंने बोली, और बोला कि भैया हम आपका ये जो सिविल अपील है इसको अपन डिस्पोज कर दे रहे हैं, यानी फेंक दे रहे हैं उठा के। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसका कोई मतलब नहीं, आप जो बातें बोले वो एकदम फालतू बात है। दिस इज ऑब्वियसली नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, तो अपन का केस का नाम क्या है, ऋतु मिहिर। क्या केस का नाम है दोस्तों? ये जो नोट्स है बच्चों ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बच्चों को हमेशा एक टेंशन रहता है कि सर कहाँ से मिलेगा नोट्स, क्या ये नोट्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, और इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं बेटा? चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा क्या है, लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके अंदर जो हमारा पहला केस लॉ आया वो कौन सा आया? पहला जो केस लॉ आया वो कौन सा आया बेटा? ऋतु मिहिर पंचाल केस लॉ। ऋतु मिहिर पंचाल केस लॉ। इन्होंने केस किया था, जो केस करता है उसको बोलते हैं पिटिशनर। इन्होंने केस किया किसके खिलाफ? यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। और कौन इस केस को देख रहा था? जजमेंट कहां से आया बेटा? सुप्रीम कोर्ट से। ये जजमेंट कहां से आया बेटा? सुप्रीम कोर्ट से। कब आया ये जजमेंट? डेट क्या है इसका? तो ये आया 2025 में। एग्जैक्ट डेट अगर मैं बोलूं तो अप्रैल 29, 2025। इसका कंक्लूजन क्या है बच्चों? कंक्लूजन एग्जाम में आपसे पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। कंक्लूजन यानी कि बेसिकली आप इस केस लॉ से क्या मतलब निकाल पाए, तो आप क्या बोलेंगे? सेक्शन नंबर 34, 47 एंड 58 आर नॉट आर्बिट्रेरी, यानी अजीब नहीं है, एंड नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 14 of Constitution of India. CPC states that any civil suit shall be instituted यानी चालू करना, shall be instituted from lowest court only। तो अगर आपका केस छोटा है तो स्वाभाविक सी बात है भैया कि आप छोटे जगह से चालू करेंगे, जो कि सबसे छोटा जगह क्या है हमारा? डिस्ट्रिक्ट फोरम। और डिस्ट्रिक्ट फोरम को अगर आप देखें तो वहां पे जो लिमिट रहती है वो लिमिट कितनी रहती है? पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन दिया हुआ है कितने का? 50 लाख का। तो अगर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर 50 लाख से कम वाला है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। स्टेट फोरम में आप कब जाएंगे दोस्तों? स्टेट फोरम में आप कब जाएंगे? जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में होगा। और आप नेशनल फोरम में कब जाएंगे दोस्तों? नेशनल फोरम में आप जाएंगे जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जिसको क्वेश्चन किया गया है वो 2 करोड़ से ज्यादा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? और ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है?
institutions and bodies should operate efficiently and effectively should operate efficiently and effectively, which can be ensured through review, audit, ensured through review, audit and assessment. कोई भी देश में किसी संस्था को बड़ा बना देना बड़ी बात नहीं है, उसको अच्छे से चलाना है, उसको अच्छे से काम करवाना है, ये भी जिम्मेदारी है। और इसको अच्छे से काम करवाने के लिए बार बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा और असेसमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए बच्चों कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया, इन 2 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आपको जो केस लॉ यहाँ पे कोट करना है वो कौन सा रहेगा? ऋतु मिहिर पंचाल वाला केस लॉ। तो क्वेश्चन में अगर आपको आर्टिकल 14 और इन फोरम से रिलेटेड आया तो समझ जाना ये ऋतु मिहिर पंचाल की बात कर रहा है। और दूसरा, अगर कभी ऐसा ऑडिट वगैरह की बात करता है कि इंस्टीट्यूशन के ऑडिट होने चाहिए कि नहीं, वहां पे भी ये वाला केस लॉ काम आएगा। अगला मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राकेश खन्ना जो पिटिशनर है, पिटिशनर जिसने केस किया किसके खिलाफ? नवीन कुमार अग्रवाल के खिलाफ। कब ये आया? सितंबर 25, 2024, यानी ये पिछले साल का केस है। यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या बोला है भैया? हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 72 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेक्स इट एबंडेंटली यानी इनफ क्लियर है, क्लैरिटी है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन इज टू एनफोर्स द ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कमीशन बाय होल्डिंग अ कंपनी एंड डायरेक्टर अकाउंटेबल फॉर डिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ कमीशन। मामला क्या है सर? आपने पढ़ा दिया, मामला नहीं समझाया, समझा दे रहा हूं। सेक्शन नंबर 72 के अंदर बेसिकली अरेस्ट वारंट को भी इशू किया जा सकता है अगर डायरेक्टर हमको लगता है कि बात नहीं मान रहा है। तो केस कर दिया गया और केस में क्या बोला गया कि भैया तुम ऐसे कैसे अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हो, ऐसे कैसे तुम अरेस्ट वारंट कर सकते हो, ये तो गलत बात है। सीधा सीधा ये बोला गया यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कि भैया एक बात बताओ, कोई भी चोर शरीफ आदमी होता है क्या? बोला नहीं भाई, देखिए भैया सही बात है, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमको आपको जेल में भी नहीं डालना, पर बात क्या है ना कि अगर हम अरेस्ट वारंट का डर नहीं दिखाएंगे तो आप आएंगे नहीं, आप कंप्लायंस नहीं करेंगे, आप हमारी ऑर्डर को मानेंगे नहीं। तो आपके मन में डर रहना चाहिए और हम चाहते हैं कि कंप्लायंस आप करें ही करें। इसको बोलते हैं कंपेलिंग कंप्लायंस, यानी कि आप कंप्लायंस करें ही करें और इसके लिए डर होना जरूरी है। और कभी कभी इंसान जब डरता नहीं है ना तो उसको डंडे से मारना पड़ता है, और ये जो अरेस्ट वारंट है ना ये वही डंडा है जो कि इंसान के मन में डर बैठाता है। और अगर इंसान फिर भी ऑर्डर्स को फिर भी ना माने, डिफाइंग द ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ कमीशन मतलब होता है डिफाई करना, ना मानना। अगर कोई कमीशन डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, फिर भी आप उसकी बात को नहीं मान रहे हो तो आपको फिर डंडे पड़ने चाहिए। और इस डंडे का नाम क्या है दोस्तों? इस डंडे का नाम है अरेस्ट वारंट। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर हुआ? तो देखिए क्या बोला गया है, द पिटिशनर यानी जिसने केस किया, not be held liable because he was not a director at the time of the original cause of action as alleged in the complaint is both legally flawed and untenable। वो क्या बोल रहा है कि जब ये कांड हुआ तब तो मैं डायरेक्टर ही नहीं था, तो मैं बच गया। आहा बेटा, आहा, ऐसे नहीं होता, आप ऐसे बच नहीं सकते कि आप क्या करो कि पोजीशन छोड़ दो और पोजीशन छोड़ के कोई कांड करो और हमको लगे कि अच्छा आप बच जाओगे। नहीं भैया, आप हमको बुद्धू नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? As a director at the time of enforcement proceeding, the petitioner had a legal obligation to ensure that the company complies with डायरेक्टर। अगर जिस समय एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग चालू हुआ, जिस समय केस चालू हुआ, उस समय तो आप डायरेक्टर थे, तो आपका ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि जो स्टेट फोरम कह रहा है उन सारे डायरेक्शंस को आप माने, जो भी स्टेट फोरम कह रहा है उन सारी बातों को आप माने। अगर आप नहीं मानोगे तब क्या होगा? Therefore, the issuance of arrest warrant is not indictment of petitioner personal liability। हम आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट rather a procedural mechanism। ये तो प्रोसीजर है भैया, ठीक है, टू एंश्योर दैट द पिटिशनर यानी कि जो डायरेक्टर है मीट्स विथ हिज ऑब्लिगेशन। हम चाहते हैं कि हमने जो ऑब्लिगेशन दिया है, हमने जो आपको ऑर्डर दिया है, हमने जो आपके ऊपर लाइबिलिटी दी है, कुछ करने को बोला है, कुछ ड्यूटी दी है, वो सारी ड्यूटी आप मीट करें, वो सारी ड्यूटी आप यहाँ पे मीट करें।
गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये बहुत ही सिंपल सा केस लॉ है बच्चों। अरेस्ट वारंट को बेसिकली इन्होंने चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नहीं भैया, ये जो सेक्शन नंबर 72 है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कमीशन की बात को नहीं मानेंगे तो अरेस्ट वारंट देना पड़ेगा। ठीक है, आपके मन में इसका डर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा केस लॉ था ये। तो केस लॉ 2, इन्होंने अरेस्ट वारंट को चैलेंज किया। राकेश खन्ना जिन्होंने केस किया वो पिटिशनर है यहाँ पे, वर्सेस नवीन कुमार अग्रवाल। नवीन कुमार अग्रवाल। ठीक है, डन। अब यहाँ पे इस केस को भी सुनाने वाला कौन है? हाई कोर्ट है। सुनाने वाला कौन है दोस्तों? हाई कोर्ट है। सुनाया कब गया है? सितंबर 25 2024, पिछले साल का केस है। क्या सर हमको डेट याद रखने की जरूरत है? द आंसर इज नो, डेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब लेटेस्ट केस लो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से कोर्ट ने दिया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बस आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। क्या बात की इन्होंने? क्या ये जो अरेस्ट वारंट सेक्शन नंबर 672 में बताया गया क्या वो सही है? द अरेस्ट वारंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर which is required to ensure that director meets with his obligation। मैं आपको एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखा रहा हूं बच्चों जो आपके सप्लीमेंट में है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मीट्स विथ हिज ऑब्लिगेशन। द आर्ग्यूमेंट ऑफ डायरेक्टर that he is not liable because at the time of ओरिजिनल कॉज कि भैया कांड तो पहले हुआ है, तब तो मैं डायरेक्टर था नहीं, आप ऐसा बोल के बच सकते हैं? नहीं भैया, अभी तो आप ही डायरेक्टर हो ना, तो जो भी आपको स्टेट फोरम बोल रहा है वो सारी बातें आपको माननी पड़ेगी। एट द ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन अरोज। डन। इफ नॉट लायबल बिकॉज एट द टाइम ऑफ एक्शन अरोज he was not present, he was not in capacity of director, not in capacity of director if both flawed यानी कि गलत, इसमें खामियां हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है इस आर्ग्यूमेंट में खामियां हैं, फ्लॉड यानी गलत है, एंड अनटेनेबल यानी नहीं चलेगा। तो इतना ही बेटा आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अगर ये केस लॉ आपसे पूछ लिया तो आपको जितना मैं लिखा रहा हूँ ना उतना ही लिख कर आना है। मैं आपको पूरा जो सप्लीमेंट है ना उसको थोड़ा अच्छे से समराइज करके लिखा दे रहा हूँ, ताकि आपका नोट्स बढ़िया से बन जाए, एग्जाम के दिन आप वो नोट्स खोलें और काम हो जाए। तो अरेस्ट वारंट प्रोसीजर का पार्ट है भैया, हमको आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं उस ऑब्लिगेशन को आप पूरा कर दें। आप जो ये आर्ग्यूमेंट दे रही हैं, तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना कि भी आप लायबल नहीं, क्योंकि जिस समय ये कांड हुआ उस समय आप डायरेक्टर नहीं थे, ये एकदम फालतू बात है, ये फ्लॉड है और अनटेनेबल यानी ई ना चोलबे, नहीं चलेगा भैया। चलो आगे आते हैं। केस लॉ नंबर 3, ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स वर्सेस कुशल राज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये काफी इंटरेस्टिंग केस लॉ है वैसे। अब मान लीजिए कि कोई रियल एस्टेट कंपनी है, कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसने अपने डायरेक्टर्स के लिए रहने के लिए कुछ घर को खरीदा। क्या अब आप उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलेंगे या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलेंगे? क्या आप उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलेंगे या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलेंगे? बताइए। एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसने घर खरीदा। रियल एस्टेट कंपनी का मतलब क्या होता है? इनका काम है घर खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना इनका काम है। उन्होंने एक घर खरीदा, बेचने के लिए नहीं, उन्होंने एक घर खरीदा इसलिए ताकि उनके डायरेक्टर्स उस घर में रह सके। क्या मुझे एक बात बताइए, क्या इसको कमर्शियल घर ही कहना पड़ेगा? डायरेक्टर रह रहे हैं तो ये तो रेसिडेंशियल होना चाहिए, पर क्या इसको हमेशा कमर्शियली काउंट किया जाएगा जस्ट बिकॉज ये खरीदने वाली कंपनी रियल एस्टेट कंपनी है? द आंसर इज नो।
पर्पस देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, इंटेंशन देखना पड़ेगा कि खरीदा जा रहा है तो खरीदने का लॉजिक क्या है, खरीदने का रीजन क्या है। अगर खरीदने का रीजन पैसा बनाना है तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखा जाएगा। लेकिन अगर आप घर इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो आपका सेल्फ का काम है, मतलब कि सेल्फ का कोई मतलब है, कोई पर्सनल रीजन से आप खरीद रहे हैं, तो फिर आप उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। और अगर वो रियल एस्टेट कंपनी अगर आपको साफ साफ बता चुकी है कि ये भैया हमारे डायरेक्टर्स के लिए है, तो आप उसे कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई कमर्शियल पर्पस है ही नहीं। इसमें कोई कमर्शियल पर्पस है ही नहीं। तो बस कोई एक रियल एस्टेट कंपनी अगर कर रही है तो वो हमेशा कमर्शियल चीजों के लिए ही करेगी, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। गॉट इट एवरीवन? तो ये भी सिंपल सा ही केस लॉ था। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। Ordinarily, commercial purpose is understood to include manufacturing या industrial activity और business to business transaction between the commercial entities। आमतौर पे commercial purpose जैसे या commercial transaction किसको कहा जाता है, जब दो businesses एक दूसरे के साथ करें। जैसे कि मैं कपड़े का व्यापारी हूं, मैं कपड़े के व्यापारी के पास गया और कपड़े खरीदा, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि आमतौर पे ये समझा जाएगा कि मैं अगर होलसेलर से खरीद रहा हूं तो मैं बेचने के लिए ही खरीदा हूंगा। अगर मैं होलसेलर से खरीद रहा हूं तो मैंने बेचने के लिए ही खरीदा होगा, मैं रिटेलर हूं। मैंने अगर होलसेलर से खरीदा तो बेचने के लिए खरीदा होगा, ये सही बात है। लेकिन अगर मैंने सामने वाले को बोल दिया है कि भैया ये वाला जो कपड़ा है ना, ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ, ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ, तो क्या फिर उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहना चाहिए? नहीं। यहाँ पे फिर मैं कस्टमर बन गया। यहाँ पे फिर मैं क्या बन गया बेटा? कस्टमर बन गया। फिर मैं कपड़ा व्यापारी थोड़ी रहा, क्योंकि ये तो मैं अपने लिए ले रहा हूँ ना बेटा, ये मैं अपने पहनने के लिए ले रहा हूँ। अपने पहनने के लिए लूंगा तो मैं फिर कपड़ा व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देख रहा हूँ, फिर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। तो क्या वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगा? नहीं, फिर वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा। आगे देखिए, द परचेज ऑफ द गुड शुड हैव अ क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस विद अ प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैं होलसेलर से लेकर अगर मैं कस्टमर को बेच रहा हूं तो वो तो प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं लेकर कपड़ा खुद ही पहन ले रहा हूं तो क्या वो प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। अगर वो प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी ही नहीं है तो फिर उसे कमर्शियल पर्पस कहा जा सकता है? नहीं। क्या उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जा सकता है? नहीं। आगे, in short, the dominant intention or dominant purpose is to be looked into find out if it had any nexus। nexus का मतलब होता है कनेक्शन। क्या कोई कनेक्शन है प्रॉफिट जनरेशन से या नहीं? अगर प्रॉफिट जनरेशन का कनेक्शन है तो फिर वो कमर्शियल एक्टिविटी है, वरना वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। इन द केस एट हैंड, यानी कि इस केस में क्या हुआ, द कंप्लेनेंट स्पेसिफिकली मेंशन, कि भैया अच्छे से मेंशन किया है, ठीक से बताया है कि जो फ्लैट है इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर एंड हिज फैमिली एंड दैट द कंपनी इज अ फैमिली ओन्ड कंपनी। ये जो कंपनी है वो फैमिली की कंपनी है और जो घर खरीदा जा रहा है वो फैमिली पर्पस से रेसिडेंस के लिए खरीदा जा रहा है। द मियर फैक्ट, मियर मतलब ओनली या छोटा या यू नो the mere fact that the resident is a real estate company does not mean that the flat was purchased by for commercial purpose। बस भैया कि वो एक रियल एस्टेट कंपनी है तो वो जो भी खरीदेगी वो अपने बेचने के लिए खरीदेगी, ये सोचना एकदम ही गलत बात है। क्या जो रिटेलर होगा, जो कपड़ा बेचता होगा, क्या वो अपने लिए कपड़ा नहीं खरीद सकता? वो हमेशा कपड़ा होलसेलर के पास दूसरे को बेचने के लिए खरीद रहा होगा? नहीं भाई, अपने लिए भी तो खरीद सकता है। ये कैसा लॉजिक हुआ कि कपड़ा का दुकान वाला है तो कपड़ा खरीद रहा है तो बेचने के लिए खरीदेगा? ठीक है, कौन है भैया यहाँ पे? एक सेकंड जरा मैं नाम देख लूं। ये है ओमकार रियल्टर्स। मैंने अपने पास फिजिकल पेपर रखा हुआ है ताकि मैं ना बार बार स्विच करके मुझे देखना ना पड़े। ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपील किया वर्सेस कुशल राज लैंड डेवलपर्स। इस केस में दोस्तों हुआ क्या है, कंक्लूजन जरा समझ लेते हैं। टू कॉल अ ट्रांजैक्शन टू, अच्छा ये केस लॉ नंबर 3 है ना। टू कॉल अ ट्रांजैक्शन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन having commercial purpose should have a direct nexus
with profit generation, with profit generation merely because a real estate company, merely because a real estate company is purchasing a real estate property, real estate property does not make it, does not make it business transaction when it is specifically, when it is specifically disclosed that, disclosed कह लो, stated कह लो, when it is specifically stated that property is for director and his family, director and his family. डन एवरीवन। चलिए ये केस लॉ नंबर 3 भी हो गया। इसी तरीके से बाकी केस लॉस को भी करते हुए चलेंगे। केस लॉ नंबर 4, अल्फा G184 ओनर एसोसिएशन, तो ये कुछ ग्रुप है एक्चुअली बहुत सारे लोग का, और मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, इनके खिलाफ यहाँ पे क्या हुआ, केस हुआ। तो ये केस करने वाले हैं बच्चों, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, एसोसिएशन यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने केस किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेन वर्ड्स क्या है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट और कमीशन वाइल कंस्ट्रक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सच एन एक्ट इज टू अडॉप्ट अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, that it should not do violence to the language of provision and is not contrary to the attempted objective of the enactment। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर ऑब्जेक्टिव और वर्ड्स के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, क्या हमें वर्ड्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए या ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कोई बात कह देते हैं, हमारा मतलब कुछ होता है लेकिन वर्ड सुन के कुछ और लगता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक दोस्त आया, मैं उसको बड़े भाई जैसा मानता हूं, तो मैंने बोला और मोटा भाई कैसे हो, तो मैं तो उसे बड़े भाई के लिए कह रहा था मोटा भाई, गुजराती में बड़े भाई का मतलब मोटा भाई होता है, ठीक है। तो मैंने बोला और मोटा भाई कैसे हो, उसको लगा अच्छा मेरे को मोटा बोल रहा है, कैसे बोला रे मोटा, तू मोटा। मैंने बोला अरे मेरा ऑब्जेक्टिव समझो, मेरा ऑब्जेक्टिव समझो, मैं आपको बड़ा भाई कहना चाह रहा हूं, मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान मत दो, वर्ड्स तो इधर उधर हो सकते हैं, एक वर्ड का कई मीनिंग हो सकता है। तो कई बार कोर्ट के सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि लॉ में जो वर्ड्स है क्या उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए या जो ऑब्जेक्टिव है उसे फॉलो करना चाहिए। और इस जजमेंट में बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर वर्ड्स कभी कभी, अगर वर्ड्स कभी कभी ऑब्जेक्टिव को अगर खराब कर दे रहा है तो ऐसे वर्ड्स को इग्नोर करिए, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। कभी भी ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, वर्ड्स बड़ा नहीं होता। इस केस में हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एसोसिएशन है, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और वो कंज्यूमर्स मिलके यहाँ पे केस कर रहे हैं। तो क्योंकि कंज्यूमर्स मिलके केस कर रहे हैं तो एक सवाल आया कि एक एक कंज्यूमर को अगर अपन देखें तो उनका जो नुकसान हुआ है वो कम हुआ है, लेकिन अगर पूरा ग्रुप कर देंगे कंज्यूमर को तो इनका नुकसान 2 करोड़ के ऊपर चला जाता है। और अगर इनका नुकसान 2 करोड़ के ऊपर चला गया तो इसका मतलब हुआ कि इनको नेशनल फोरम में जाना चाहिए, इनको नेशनल फोरम में जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये इंडिविजुअली अगर अपन कंज्यूमर्स को देखेंगे तो फिर तो इनको नेशनल फोरम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनका अमाउंट छोटा है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि यार देखो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, 2019 के एक्ट को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही बनाया गया है, ये फोरम को अप्रोच कर सके फ्लेक्सिबल तरीके से, कंज्यूमरिज्म बढ़े, लोगों को ये ना लगे कि यार सामान खरीद लेंगे कुछ गलत हुआ तो, उनके मन में ये होना चाहिए सामान खरीद लेंगे कुछ गलत हुआ तो कोर्ट है ना वो हमारी मदद कर देगा, काहे टेंशन लेना। इससे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा।
उसको पता होगा कि यार सामान खराब ले लेंगे या सामान में अगर कुछ फ्रॉड हो गया तो हम कोर्ट जाके केस कर सकते हैं, हमारा पैसा खराब नहीं होगा, हमारी चीज खराब नहीं होगी, तो इंसान के मन में भावना जाएगी कि चलो फिर सामान खरीदते, कॉन्फिडेंस आएगा सामान खरीदने का। और इसीलिए बोला गया है भैया फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। वर्ड्स के चक्कर में अगर आपका ऑब्जेक्टिव खराब हो रहा है, लॉ जो चाहता है अगर वही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को कूड़े में फेंक दो और ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं ऊपर रखो, ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं ऊपर रखो। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया दोस्तों कि जितने भी कंप्लेनेंट्स है, अगर सारे लोगों का वैल्यू अगर मिला के 2 करोड़ के ऊपर हो रहा है, तो डेफिनेटली दे कैन फाइल अ केस इन नेशनल फोरम एंड नो वन कैन स्टॉप इट, नो वन कैन स्टॉप इट। तो यहाँ पे जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बारे में भी लिख देते हैं। केस लॉ नंबर 4, केस लॉ नंबर 4 क्या केस लॉ नंबर है भैया? अल्फा, बड़ा अच्छा नाम रखा है इन लोगों ने, अल्फा G184 ओनर एसोसिएशन, बड़ा खतरनाक नाम है, ऐसा लगता है कोई गेमर का नाम है। एसोसिएशन वर्सेस मैग्नम इंटरनेशनल, वर्सेस मैग्नम इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और ये जजमेंट कब आया? 2 साल पहले आया, यानी 15 मई 2023। क्या बोला गया? कंक्लूजन क्या है भैया, बोला क्या गया? The objective of the act, the objective of the act is superior than words and words हो गया, words and this act, this act यानी 2019 वाला एक्ट, this act is introduced to bring flexibility, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, bring flexibility so that consumerism in India increases, so that consumerism in India increases, consumerism in India increases. Done. In the case of, in this case, अम्बरीश कुमार शुक्ला केस was referred। ये एक दूसरा केस है जिसको इस केस में रिफर किया गया था, हमारे सप्लीमेंट में इसको बताया नहीं है, लेकिन ये जो केस है ना, इसको जानना आपको चाहिए। और इस केस में क्या बोला गया था? इफ द जॉइंट वैल्यू ऑफ all the complainants present, complainants present is more than 2 crore, is more than rupees 2 crore, they can file a case, they can file a case in नेशनल कंज्यूमर फोरम। तो आपको बात समझ में आई? एक एक इंसान का अगर अपन देखेंगे तो भैया वो कम होगा, लेकिन इतने सारे लोग जब मिलके कर रहे हैं तो इसका अमाउंट अगर 2 करोड़ से बढ़ जा रहा है, मतलब एसोसिएशन ने लोग मिलके केस कर रहे हैं कंपनी की तरफ। तो अगर मान लीजिए मिलके अगर केस कर रहे हैं और मिलके करने पे अगर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा हो जा रहा है, तो डेफिनेटली भैया वर्ड्स पे नहीं ऑब्जेक्टिव पे जाओ, राहत दो इनको और इनको नेशनल फोरम में जाने दो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, इनको जाने दो, केस करने दो, ताकि इनको अच्छे से अच्छा सोल्यूशन मिल सके। गॉट इट एवरीवन? आगे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, केस लॉ नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वर्सेस डॉक्टर महिंद्रा भास्कर लिमाय एंड अदर्स। अगेन ये जजमेंट भी मार्च 2023 का है। यहाँ पे जो बात बोली गई है ना, ये थोड़ा सा डाटा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली हाई कोर्ट को बोला कि हाई कोर्ट आपने एकदम सही बात बोली है, और ये कुछ भी मनमानी कर रहे हैं लोग, कुछ भी प्रोविजन, कुछ भी रूल डाल दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। क्या हुआ बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले, उसके बाद क्या लिखा है वो बताता हूँ। एक्चुअली जब ये रूल्स बनाए गए तो उसके अंदर लिखा था पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो बैठ सकता है जो डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए एलिजिबल है।
इसी तरीके से स्टेट कमीशन में वो बैठ सकता है जो हाई कोर्ट का जज होने के लिए एलिजिबल है। आप समझ रहे हैं बात को? आप समझ रहे हैं बात को? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज बन सकता है वैसा व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी बैठ सकता है एज अ प्रेसिडेंट। ये बात क्लियर है? मैं लिख दूं क्या? मेरे को लगता है क्लियर नहीं होगा वरना। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल हूं, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल हूं बेटा, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल हूं, तो मैं एलिजिबल हूं प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए किसका? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, जो हमारे कोपा के अंदर आता है। मैं उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? तो बोला है 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यानी 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं डिस्ट्रिक्ट जज बन जाऊंगा। तो भैया उतने ही एक्सपीरियंस से यानी मैं क्या बन जाऊंगा बेटा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। सही बात है सर, समझ गए। अब ये रूल 42C है, इसमें क्या बोला है लेकिन कि 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मेंबर बनने के लिए। क्या रूल है? क्या रूल है? प्रेसिडेंट बनने के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मेंबर बनने के लिए तुमको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ए भाई भांग खा के बनाया है क्या लॉ? कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, प्रेसिडेंट के नीचे रहेगा ना मेंबर, प्रेसिडेंट के नीचे रहेगा ना मेंबर। भाई जब प्रेसिडेंट 7 साल के एक्सपीरियंस में बन सकता है तो मेंबर 15 साल के एक्सपीरियंस में बनेगा। भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी, कुछ भी बोल रहे हो तुम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो रूल है ना, ये रूल वायलेशन है। ये रूल वायलेशन है आर्टिकल नंबर 14 का। अगर प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट 7 साल के एक्सपीरियंस से बन सकता है तो मेंबर का 15 साल कहां फिर सही लग रहा है? दिस इज नॉट राइट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड रबिश। हटाइए इस रूल को, फेंकिए बाहर। समझ में आया सभी को? इसी तरीके से, इसी तरीके से क्या बोला गया है कि भैया अगर आपको, अगर आपको स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनना है तो आप एलिजिबल होने चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए। या तो आप हाई कोर्ट जज रहे हो या तो आप बन सकते हो, प्रेजेंट या फॉर्मर। ठीक है, प्रेजेंट या फॉर्मर, यानी आप या तो अभी हैं हाई कोर्ट के जज या तो आप पहले रहे हाई कोर्ट के जज। और हाई कोर्ट के जज के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है? 10 साल। हाई कोर्ट के जज के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। तब आप बन सकते हैं क्या? प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। तब आप बन सकते हैं क्या? प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तब आप प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन बन सकते हैं अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं। और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन फिर से तुमने गड़बड़ की, फिर से तुमने गड़बड़ की भैया। तुमने ये लिख दिया रूल 32B के अंदर कि 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। भाई तुम पागल हो गए हो। प्रेसिडेंट 10 साल के एक्सपीरियंस में बनेगा और मेंबर 20 साल के एक्सपीरियंस में बनेगा। कुछ भी बोल रहे हो तुम। सो दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14। दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14। समझ में? दिस इज राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट। जब यह जज बनने वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है और जज बनने के लिए फिर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर आप मेंबर को क्यों एक्सपेक्ट करो कि वो 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर आएगा? आप ऐसे कैसे एक्सपेक्टेशन कर दिए? दिस इज एंटायरली रॉन्ग एंड रबिश। क्लियर हुआ सभी को? चलिए इसके बारे में जल्दी से लिख लेते हैं। केस लॉ नंबर ये था 4, अब आएगा 5। केस लॉ नंबर 5। केस का नाम एमसीए वर्सेस, एमसीए ने अपील किया। देखिए एमसीए हमारा भैया सोया हुआ नहीं है, एमसीए ने अपील किया है महिंद्रा भास्कर लिमाय, महिंद्रा भास्कर लिमाय ने। ठीक है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बोला कि भैया हाई कोर्ट तुमने भी जो बात बोली थी वो बात एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट विथ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी ये बात सही बोली है, कंप्लीट एग्रीमेंट विथ हाई कोर्ट। ये जो रूल है ये रूल गलत है, ये जो रूल है ये रूल गलत है। ठीक है, ये कब आया? मार्च 2023 में आया। मार्च 2023 में ये जजमेंट आया। और इसके कंक्लूजन अपन क्या देंगे? यहाँ पे 2 रूल्स का जिक्र किया गया है। रूल नंबर, मैं आपको रूल नंबर एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ, 42C, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बनने का, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बनने का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बोला है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बोला है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बोला है 15 ईयर्स।
मिनिमम ना, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बोला है 15 ईयर्स। और जो दूसरा रूल है, रूल नंबर 3(2)(b), इसके अंदर जो स्टेट कमीशन है, जो स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन का मेंबर बनने के लिए, स्टेट कमीशन का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस बोला है, मिनिमम एक्सपीरियंस बोला है, मिनिमम एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट है कि भैया मिनिमम इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 20 साल। ये दोनों ही रूल वायलेशन है। बोथ द रूल्स आर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ये कैसे सही हो सकता है ना, क्योंकि भैया आप प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए आप क्राइटेरिया छोटा रख रहे हो और मेंबर बनने के लिए आप क्राइटेरिया बड़ा रख रहे हो, ये कोई लॉजिक है? बिकॉज द मिनिमम एक्सपीरियंस, because the minimum experience required to become president is lower। ऑब्वियसली वो तो हमने आपको बता दिया कि भैया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 साल, और स्टेट के लिए कितना चाहिए, 10 साल। तब आप जज बन सकते हो डिस्ट्रिक्ट के और हाई कोर्ट के। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ये था, स्टेट कमीशन का ये था। तो भैया उससे ज्यादा आप कैसे कर सकते हो? एकदम फालतू बात, एकदम गलत बात। अगला केस लॉ नंबर 6, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार विरमानी। यहाँ पे भी क्या केस हुआ है? ठीक है, जी जी जी, इस केस में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, देखिए काफी बड़ा है वैसे, कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कंप्लेंट किया, रियल एस्टेट खरीदा और कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया। टोटल खरीदने वाले 1134 लोग थे। उन 1134 लोगों में से कुछ लोगों ने मिलकर कंप्लेंट किया। सवाल यह आया कि वो जो कुछ लोग हैं, वो जो कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों ने जो कंप्लेन किया है, उस कंप्लेन को क्या ये माना जाना चाहिए कि दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द परचेजर्स, या ये माना जाना चाहिए कि वो जो कुछ लोगों ने केस किया है, कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्हीं लोगों का केस है? समझ रहे हैं आप बात को? जैसे मान लीजिए अगर एक कैप्टन है टीम का और कैप्टन जाके बोलता है कि भैया मेरे को प्रॉब्लम है, तो क्या इसका मतलब ये समझना चाहिए कि पूरी टीम को प्रॉब्लम है, या ये समझना चाहिए कि नहीं भैया ये कैप्टन को ही प्रॉब्लम है? ये एक्चुअली यहाँ पे मुद्दा सामने आया। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बोली कि भैया जब कुछ लोग मिलके केस को फाइल कर रहे हैं, वो कुछ लोगों का ही वो केस को माना जाएगा, सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात बोलना यहाँ पे बेकार है। सारे लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मामला, ऐसा बोलना बेकार है। जितने लोगों ने केस किया है उतने ही लोगों को प्रॉब्लम है, अपन ये मान के चलेंगे। जितने लोगों ने केस किया है उतने लोगों को ही प्रॉब्लम है, अपन ये मानकर चलेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्या बोल रहा है यहाँ पे? द कंप्लेंट फाइल्ड बाय रेस्पोंडेंट में हैव टू बी ट्रीटेड एज जॉइंट कंप्लेंट। जॉइंट कंप्लेंट जितने लोगों ने किया, मान लीजिए 100 लोगों ने किया, तो उस 100 लोगों का कंप्लेंट को जॉइंट कंप्लेंट माना जाएगा, लेकिन उसे नॉट अ कंप्लेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ 1134 परचेजर। लेकिन उसको अपन ये नहीं मानेंगे भैया कि ये बाकी सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कि ये सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये बोलना बेकार हो जाएगा। द परचेजर ऑफ अदर फ्लैट सच एज द इंटरविनर, मतलब बाकी लोग को, मे जॉइन एज पार्टी इफ दे सो डिजायर, अगर उनकी इच्छा हुई तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोगों ने केस किया है वो सभी को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सबके बिहाफ में बातें बोल रहे हैं, ये बोलना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ आप लोग को? तो ये केस थोड़ा सा सिंपल है, छोटा सा ही केस है। ठीक है, इसका एक और बार मतलब समझा दे रहा हूं आप लोग को। एक बार पहले लिख लीजिए केस लॉ को, उसके बाद में एक बार और मतलब समझा दूंगा, अगर किसी के मन में डाउट हो ताकि वो क्लियर हो जाए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार वर्मानी, अनिल कुमार वर्मानी। सीधा कंक्लूजन बता रहा हूं आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, दिसंबर 2021 का केस है। कंक्लूजन सीधा बता रहा हूं आपको क्योंकि वही मायने रखता है। इफ फ्यू कंज्यूमर्स have filed a complaint, few consumers have filed a complaint together
then it should be treated as joint complaint, but but not a complaint representing all the purchasers. गॉट इट एवरीवन? ये बात क्लियर हुई? ये आपको लिख के आना है। इसका एक और बार मतलब समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे, 50 बच्चे हैं इस क्लास में। अब 50 बच्चों में 4 बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर आपकी जो राइटिंग है ना बहुत खराब राइटिंग है, सर थोड़ा सुधारिए। मैंने बोला हाँ यार मैं कोशिश तो करता हूँ कि अच्छा लिखूं, बट बचपन से खराब है यार, क्या कर सकते हैं। तो 4 बच्चे टीचर के पास आए, ये हूं मैं देबाशीष गोस्वामी सर, मेरे पास आए और बोले कि सर हम लोग का ना आपका राइटिंग अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सुधारा करो ना सर। मैंने बोला ठीक है बेटा, एकदम कोशिश करूंगा। अब ये जो 4 बच्चे मेरे पास आए हैं, ये 4 बच्चों को ही प्रॉब्लम है, मेरे को ये मानना चाहिए या पूरे 50 को मानना चाहिए? तो बोलेंगे सर ये 4 आपके पास आए ना, तो इन 4 का जो कंप्लेंट है इसको जॉइंट कंप्लेंट मान लो। लेकिन 50 बच्चों बाकी पूरे के पूरे 50 को खराब लगता है या पूरे के पूरे 50 को प्रॉब्लम है, ऐसा समझने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा समझने का कोई मतलब नहीं है। होता है ना कि जैसे क्लास हुआ, क्लास में कभी कभी स्पीड थोड़ी तेज हो गई, तो 4 बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, 4 बच्चों ने बोला, वो जॉइंट कंप्लेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है ना, हर बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है ये बोलना एकदम ही गलत हो जाएगा। चलिए, तो ये सिंपल से ही केस था, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली समझा पा रहा हूँ चीज़ों को तो ये मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है। केस लॉ नंबर 7, ये भी सिंपल ही है। ठीक है सर, सबको सिंपल बोल दोगे। मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस संजीव कुमार शर्मा। एक्चुअली एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 51, जिसमें ये बात लिखी गई है, कोई भी अपील नहीं होगा अगेंस्ट स्टेट कमीशन टू नेशनल कमीशन अनलेस ही द अपेलेंट, यानी जिसको अपील करना है वो डिपॉजिट करता है कम से कम 50% ऑफ द अमाउंट। ये बात बोली गई है। लेकिन साथ में इस केस के अंदर कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर लेकिन रिलीज करना चाहिए। यू शुड पास अ स्पीकिंग ऑर्डर कि भैया ये जो आप 50% पैसा मांग रहे हो, इस 50% पैसा मांगने का लॉजिक क्या है, इस 50% पैसा को मांगने का लॉजिक क्या है। आप 50% क्या 50% हायर मांगो, जो भी मांग रहे हो उसका बेसिकली लॉजिक क्या है। लेकिन इसलिए ये बोला गया इट मस्ट रिफ्लेक्ट एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि भैया ये जो मांग रहे हैं ना, मांगने का एक लॉजिक है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक है बेसिकली कि भैया फ्रिवलेस कंप्लेंट ना हो, फ्रिवलेस यानी फालतू का कंप्लेंट ना आए, फ्रिवलेस अपील वगैरह अवॉइड करें। इसी की वजह से आपसे पैसा मांगा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस भैया हमको अपील करना है, कोई हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया, हमको अपील करना है बोल के आपने अपील कर दिया नेशनल में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो ये पैसा आप आपसे जो हम डिपॉजिट ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि भैया आप सीरियस हो अपनी चीज को लेकर, कि आपके साथ कुछ स्टेट कमीशन में अन्याय हुआ है, इसलिए आप नेशनल में आ रहे हो, आप अपने मैटर को लेकर सीरियस हो, इसी वजह से हम आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं, इसी वजह से हम आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं। तो आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाएगा कि वाई द ऑर्डर वॉज पास्ड बाय द स्टेट कमीशन इज टू बी स्टेड ऑन कंडीशन। वो जो स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर है, आपने क्योंकि अपील किया तो अब स्टेट कमीशन का ऑर्डर स्टे लग जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि आपने तो अपील कर दिया, तो अब वो वाला डिसीजन पे स्टे लग जाएगा। ऑन कंडीशन ऑफ डिपॉजिट higher than 50% or amount of 50% by the state commission। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको 50% ये जमा कराना पड़ता है, पर आपको क्यों जमा कराना पड़ रहा है इसका लॉजिक के साथ आपको बताना पड़ेगा, एक स्पीकिंग ऑर्डर देकर। क्या देकर दोस्तों? एक स्पीकिंग ऑर्डर देकर, कि आपसे ये जो लिया जा रहा है उसका लॉजिक क्या है। केस लॉ नंबर 7, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार विरमानी। ओह सॉरी यार, ये तो पुराना वाला बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी, सो सॉरी। सॉरी, पुराना वाला एक्चुअली मैंने पेपर चेंज नहीं किया, गलती से वही वाला लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, माफ कर सकते हैं आप मुझे। मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर, मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस संजीव कुमार शर्मा, संजीव कुमार शर्मा। इस केस में क्या बोला गया है कि देयर शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। ये कब का केस है? 2000 दिसंबर 2021 का केस है, और यहाँ पे क्या बोला गया है
कि कोर्ट यहाँ पे क्या देना चाहिए, एक स्पीकिंग ऑर्डर देना चाहिए। एनसीडीआरसी यानी कि नेशनल कमीशन हैव टू असाइन अ रीजन, हैव टू असाइन अ रीजन एंड पास स्पीकिंग ऑर्डर, एंड पास स्पीकिंग ऑर्डर which reflects which reflects why the deposit amount, why the deposit amount or higher amount than 50% is required, that is to avoid frivolous complaints, frivolous appeals। कि एनसीआरडीआरसी को कम से कम इतना तो बताना चाहिए कि भैया हम आपसे जो 50% मांग रहे हैं उससे ज्यादा मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भैया ये कारण है, तो स्पीकिंग ऑर्डर कम से कम यहाँ पे जाना चाहिए। केस लॉ नंबर 8 जो है दोस्तों वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसको आप सीधा यहीं से देख लीजिए। यहाँ पे रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब बताया है, और ये मतलब ये बोल रहा है कि भैया जो भी बॉडी आप फॉर्म कर रहे हैं वॉलेंटरीली विदाउट एनी प्रेशर, उसको अपन बोलेंगे रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। जो भी कंज्यूमर एसोसिएशन, जो भी संघ आप बना रहे हो, अगर वो वॉलेंटरी बन रहा है, विदाउट एनी प्रेशर बन रहा है, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस बन रहा है, तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। जैसे ABC तीनों मिलके सोचे कि भैया हम लोग अमेजोन के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, हम तीनों कंप्लेंट करेंगे एक एसोसिएशन बना के। ठीक है, कुछ एनजीओ वगैरह भी हो जाता है ना, कई बार एनजीओ वगैरह के साथ भी मिलके एसोसिएशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब अगर अपनी अपनी इच्छा से आ रहे हैं और आकर अगर केस करना चाहता है अमेजोन के खिलाफ, तो इसको अपन रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन कहेंगे। ये कौन से केस में बोला गया है? शोभा हिबिस्कस केस में। कौन से केस में बोला गया है? शोभा हिबिस्कस केस में। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। अब अपन आ जाते हैं भैया अपनी बाकी चैप्टर्स के ऊपर। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, फेमा के ऊपर है। फेमा के ऊपर सिर्फ एक जो कंपाउंडिंग रूल्स 2024 का वो आया है। आपको मालूम है कि कोर्ट कोर्ट का एक सिंपल सा तरीका है। कोर्ट बोलता है कि अगर हम आके पकड़ लेंगे, अगर हम आके पकड़े तो बहुत कुटाई होगी, अगर हम आके पकड़े तो बहुत कुटाई होगी, लेकिन तुम सामने से आ जाओ, तुम सामने से आ जाओगे, माफी मांग लोगे, तो ऐसे केस में कुटाई थोड़ी कम होगी। इसी को कहते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग, इसी को दोस्तों कहते हैं कंपाउंडिंग। कि अगर आप एप्लीकेशन देकर कहते हो कि हमसे जो जो गलती हुई वो हम एक्सेप्ट करते हैं और हम मिल के जो भी पेनल्टी से एक साथ दे देंगे, तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग किया जा सकता है। आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो भी पेनल्टीज हैं उनसे उनको जोड़ के आपसे एक बार में पैसा लिया जाएगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा नरम दिली दिखाया जाए और आपसे कम पैसा लिया जाए। अब यहाँ पे दो सेक्शन बहुत मायने रखते हैं। मेनली तो सेक्शन नंबर 3 है। अगर सेक्शन नंबर 3 से रिलेटेड होगा, सेक्शन नंबर 3 से रिलेटेड अगर कंपाउंडिंग होगा, तो वो करेगा ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो ऐसे केस में डेप्यूटी डायरेक्टर करेगा 5 लाख तक या 5 लाख से कम, 5 लाख या 5 लाख से कम। एडिशनल डायरेक्टर करेगा 5 लाख से 10 लाख, यानी 5-5 की लिमिट। स्पेशल डायरेक्टर करेगा 10 लाख से 50 लाख, तो ये 5 लाख से कम, 5 लाख से 10 लाख, फिर ये 10 लाख से 50 लाख। स्पेशल डायरेक्टर करेगा 50 लाख से 1 करोड़, और ईडी अलोंग विथ स्पेशल डायरेक्टर वो करेगा 1 करोड़ के ऊपर। तो ये लिमिट्स आपको बच्चों याद रखनी है कि अगर आपको कंपाउंडिंग करानी है, अगर आपको कंपाउंडिंग करानी है, तो आपके जितना कॉन्ट्रावेंशन आपने किया है, जितने कांड आपने किया है, जितना गलती किया है, उसका सम टोटल अगर 5 लाख से कम है तो डेप्यूटी डायरेक्टर उसको ऑर्डर देगा। अगर 5 से 10 लाख है तो एडिशनल डायरेक्टर ऑर्डर देगा। 10 लाख से 50 लाख है तो स्पेशल डायरेक्टर ऑर्डर देगा। 50 लाख से 1 करोड़ है तो फिर लीगल एडवाइजर देगा, और 1 करोड़ से ज्यादा तो भैया डायरेक्टर देगा स्पेशल डायरेक्टर के साथ। अगर सेक्शन नंबर 3 के अलावा अगर आपने कोई और वायलेशन किया है, तो सारे वायलेशन को मिला के अगर 60 लाख, 60 लाख थोड़ा अजीब सा फिगर है, 60 लाख से कम होता है तो असिस्टेंट जीएम करेगा। अगर 60 लाख से लेकर अगर 2.5 करोड़ के बीच में होता है तो ऐसे केस में डीजीएम करेगा। ठीक है, एजीएम, डीजीएम, फिर होता है जीएम। अगर 2.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो, तो 2.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कौन करेगा भैया? जीएम करेगा। और सीजीएम कर सकता है 5 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के ऊपर कौन कर सकता है? सीजीएम। तो ये बातें आप लोग को बोली गई है।
ठीक है, ये थोड़ा सा रूल्स है। किससे रिलेटेड रूल्स है बच्चों? कॉन्ट्रावेंशन का कंपाउंडिंग से रिलेटेड रूल्स है। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कौन से पोर्टल में देना पड़ेगा? प्रवाह नाम का एक पोर्टल है। प्रवाह नाम के पोर्टल में आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्रवाह पोर्टल में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्या सर इस एप्लीकेशन का कोई फीस है? बिल्कुल ये फीस है, और यहाँ पे 10,000 प्लस जीएसटी का अमाउंट लगता है, जो कि फिलहाल 18% है। यानी 10,000 प्लस 18% का जीएसटी आपके ऊपर लगेगा। ये अमाउंट रिफंड वगैरह भी नहीं होता। अगर आपको बाद में विड्रॉ करना रहा तो एक बार पैसा दे दिया तो दे दिया। किसको देंगे आप? ये रीजनल ऑफिस सीओ सेल न्यू दिल्ली। आप एनईएफटी के थ्रू इसको आप दे सकते हैं, या आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी के थ्रू आप ये दे सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपका नाम, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी यानी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? प्रोसीजर दिया हुआ है। ये प्रोसीजर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फैक्टर्स, कि ये फैक्टर्स है जिन लोगों को अपन देखेंगे, which shall be taken into consideration for determining the amount on payment of contravention shall be compounded। कंपाउंडिंग करते समय कुछ फैक्टर्स को देखा जाएगा, जैसे अनड्यू गेन कितना हुआ, जो गलत आपने गेन किया है, अमाउंट ऑफ लॉस अथॉरिटी को कितना हुआ, आपका गेन कितना हुआ, और लॉस कितना हुआ अथॉरिटी को। अगला, क्या आप ये बार बार कर रहे हैं, क्या आपके नेचर में है, क्या आपका एक गंदा सा ट्रैक रिकॉर्ड है। चौथा, कॉन्ट्राविनर्स कंडक्ट इन अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन, आपकी हरकतें कैसी थी। इन चीजों को भी यहां पे देखा जाएगा। मैं जब आप लोगों को फेमा क्लास में कराऊंगा तो फेमा के साथ ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहेंगी, तो टेंशन मत लेना। इट मे बी नोटेड that as per provision of section number 13, the compounding amount can be up to 3 times the sum involved in the contravention। compounding जितना भी contravention हुआ है, contravention के 3 times तक का compounding किया जा सकता है। क्लियर है? फिर ऑर्डर इशू होगा, वो काम का नहीं है उतना। चलिए मेन अपन आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। फिर जो मेन है उन सबको अपन कवर करते हुए चलेंगे। बाकी जो क्लासेस जैसे फेमा अभी तक जो क्लास होगी मेरी दिसंबर वाली, उसमें ऑलरेडी पूरा का पूरा अमेंडमेंट कवर है, तो उसका आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। क्लास में ही सारी चीजें हो जाएंगी। अब सैटेलाइट के ऊपर भी ना सरकार ने जीएसटी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किया और अलाउ किया बहुत सारे लोग को, एग्जम्पशन दिया है जीएसटी में। इसी तरीके से एफडीआई में भी चेंज किया और उन्होंने 100% तक अलाउ किया है, लेकिन 74% तक ऑटोमेटिक है और 74% के बाद गवर्नमेंट रूट से आपको आना पड़ेगा। ऐसे लॉन्च व्हीकल होता है ना, जैसे आपने एसएलवी वगैरह का नाम सुना होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ भी 100% तक अलाउड है, लेकिन 49% ऑटोमेटिक, उसके बाद 49% के बियॉन्ड, ये थोड़ा इनका टाइपिंग मिस्टेक है सप्लीमेंट्री में, 49% के बियॉन्ड आपको गवर्नमेंट रूट में जाना पड़ेगा। अगर आप सैटेलाइट से रिलेटेड अगर आप जाते हैं तो पूरा का पूरा कुछ, अगर आप सिस्टम बनाते हो छोटा मोटा, अगर आप सिस्टम बनाते हो, कोई कंपोनेंट बनाते हो, कोई पार्ट बनाते हो, अगर आप सैटेलाइट का अगर आप कोई पार्ट बनाते हो, तो 100% तक पूरा का पूरा क्या रहेगा? ऑटोमेटिक रहेगा। 100% तक पूरा का पूरा क्या रहेगा? ऑटोमेटिक रहेगा। इसके बाद ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। अगर एफपीआई से एफडीआई में जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है? एफपीआई से एफडीआई में जाना है, तो आपको क्या क्या रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बड़े ही अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, आपको सीधा उसी नोट से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात, जिस जगह पे एफडीआई नहीं हो सकता उसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप एफपीआई हैं तो भी आप वैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जहां पे एफडीआई को अलाउड नहीं है। आपको 2 लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक तो गवर्नमेंट से और दूसरा बाकी सारे लोगों से जिन लोग भी फेमा को कहीं ना कहीं, सॉरी एफडीआई एक्ट को कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट होते हैं। तो पहला गवर्नमेंट से अप्रूवल, दूसरा बाकी जगहों से भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेते समय आपको एंट्री रूट, सेक्टोरल कैप, इन्वेस्टमेंट लिमिट, इन सारी चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा जो कि शेड्यूल नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है। दूसरा, रिक्लासिफिकेशन करते समय जो सेक्टर्स प्रोहिबिटेड है आप वहां नहीं कर सकते। सेक्टोरल कैप कहाँ पे कितना है, गवर्नमेंट अप्रूवल कहाँ कहाँ लगेगा, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला, जब आप एफपीआई के लिए अपना ये देंगे रिक्लासिफिकेशन के लिए, उस समय फ्रीज कर दिया जाएगा आपके परचेज ट्रांजैक्शंस को, फ्रीज कर दिया जाएगा परचेज ट्रांजैक्शन को। और फ्रीज करने वाला कौन होगा? कस्टोडियन। फ्रीज करने वाला कौन होगा दोस्तों? कस्टोडियन। आगे जाके
आगे जाके अनफ्रीज हो जाएगा, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे जाके इन्होंने बोला है कि जब सारी चीजें हो जाएंगी, ensuring that the reporting for reclassification is complete, तो रिक्लासिफिकेशन शुरू होने के पहले, शुरू होते समय फ्रीज कर दिया जाएगा आपके ट्रांजैक्शन को, और जैसे ही पूरा का पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा रिक्लासिफिकेशन, तब कस्टोडियन आपका क्या कर देगा, अनफ्रीज कर देगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसेस कर देगा रिक्वेस्ट को, क्या ये बात क्लियर हुई? तीसरी बात, कौन से फॉर्म्स आपको भरने हैं रिक्लासिफिकेशन वगैरह के लिए? तो बोला गया कि डिपेंड करता है कि आपका फ्रेश इशू है या आप सेकेंडरी मार्केट से पैसा ले रहे हैं। अगर फ्रेश इशू है यानी कंपनी इशू कर रही है, तो ऐसे केस में आपको भरना पड़ेगा एफसी जीपीआर। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट से अगर आप ले रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट से अगर आप ले रहे हैं, तो आपको भरना पड़ेगा एफसीटीआरएफ। क्या भरना पड़ेगा? एफसीटीआरएफ। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं। शेड्यूल नंबर 2 को आपको यहाँ पे कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले शेड्यूल 1 था, अब आपको शेड्यूल नंबर 2 को पूरा का पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो एफपीआई से अगर आपको एफडीआई में जाना है, तो जहां जहां एफडीआई नहीं है वहां पे आप नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट से सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। तीसरी बात, जब ये आपका रिक्लासिफिकेशन चालू होगा, तब कस्टोडियन क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा परचेज ट्रांजेक्शंस को, और जैसे ही कंप्लीट होने के बाद वो क्या कर देगा, अनफ्रीज कर देगा आपके सारे ट्रांजेक्शंस को। फॉर्म कौन सा भरना है भैया? फॉर्म आपको याद रखना है कि भैया एफसीजीपीआर भरते हैं फ्रेश इशू के समय। अगर सेकेंडरी मार्केट में अगर अपन जा रहे हैं, तो आपको भरना है एफसीटीआरएफ। आपको फिर ऐसे केस में भरना रहेगा एफसीटीआरएफ। समझ में आई ये दोनों बातें? तो फ्रेश इशू में एफसीजीपीआर और सेकेंडरी मार्केट में एफसीटीआरएफ। क्लियर है? डन। एक बार लिखा दूं रिक्लासिफिकेशन के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखा देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर वाले तो लिमिट वगैरह थे, वो सब तो टेबल अच्छे से इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन रिक्लासिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ लिख दिया है, तो थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है? आपको जो समरी है ना, वही एग्जाम में लिख के आना है। ये जो समरी में लिखा रहा हूँ, यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। रिक्लासिफिकेशन हो रहा है कहाँ से कहाँ? एफपीआई से एफडीआई। तो इसके अंदर आप सबसे पहली बात क्या बोलेंगे? सेक्टर्स विच आर प्रोहिबिटेड फॉर एफडीआई reclassification shall not be provided in it. Reclassification facility will not be provided in it. तो जहां पे एफडीआई बंद है ना, उसके लिए आपको रिक्लासिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। आप पहले एफपीआई में थे, अभी भी आपको एफपीआई में ही रहना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी बात इन्होंने क्या बोला है? गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एंड entry route, sectoral cap and other rules should be complied. ये हो गया क्लियर? देन तीसरा custodian shall freeze मतलब ना कर पाना, shall freeze the purchase transaction till रिक्लासिफिकेशन। जब तक रिक्लासिफिकेशन पूरा नहीं होता, तब तक आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। चौथा, it will be unfreezed after reclassification। एक बार रिक्लासिफिकेशन हो गया, इंश्योर कर लेगा कि अब हो जा रहा है, तब अनफ्रीज कर देगा। और पांचवी बात क्या बोली है भैया? फॉर्म कौन कौन सा भरना है? एफसीजीपीआर या एफसीटीआरएफ। तो एफसीजीपीआर के लिए कब होगा? फ्रेश इशू के टाइम। और एफसीटीआरएफ कब होगा बेटा? सेकेंडरी मार्केट में जब अपन इशू कर रहे हैं तब। और आपको शेड्यूल नंबर 2 के रूल्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे।
शेड्यूल नंबर 2 यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतना भी अगर आपने लिख दिया बेटा, 5 में 5 कहीं नहीं गया। 5 पॉइंट एकदम मस्त मक्खन मलाई तरीके से आपको बता दिया हूँ। अब आता है दोस्तों ओडीआई जो चैप्टर है उसके अंदर ओपीआई पे फोकस है। ओपीआई शेल नॉट बी मेड इन, ओपीआई किस किस में नहीं होगा, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं होगा, जहां पे सिक्योरिटी इशू करने वाला पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है लेकिन वो आईएफएससी में नहीं है, वहां पे नहीं कर सकता ओपीआई। डेरिवेटिव में नहीं कर सकता अनलेस आरबीआई ने परमिशन दिया हो। कॉमोडिटीज में भी नहीं कर सकता, तो कहां कहां पे नहीं कर सकता, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं कर सकता। अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कोई कंपनी अगर सिक्योरिटी इशू कर रही है पर वो आईएफएससी में नहीं है तो नहीं हो सकता। डेरिवेटिव में नहीं हो सकता और कॉमोडिटी में भी नहीं हो सकता, और कॉमोडिटी में भी यहाँ पे नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो। इसके अंदर कुछ कुछ री इन्वेस्टमेंट वाली बातें हैं जिसको अगेन मैंने समराइज किया हुआ है कि ओपीआई क्या क्या है और ओपीआई क्या क्या नहीं है। तो अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि ओपीआई के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, उसी के ऊपर सारी चीजें दी हुई है। तो जैसे गुच्ची होता है ना, यहाँ पे याद रखना डूची है, ठीक है, ड्यूची, ठीक है। निमोनिक से जैसे गुच्ची होता है ना, गुच्ची एक ब्रांड है, गुच्ची जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, डुच्ची, ठीक है। आई होप बस ये किसी लैंग्वेज में कुछ गलत वर्ड ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए निमोनिक्स है। तो डी का मतलब क्या है दोस्तों? डी का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव में आप नहीं कर सकते। डी का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव में आप नहीं कर सकते। यू का मतलब है कि अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं कर सकते, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं कर सकते। सी का मतलब है यहाँ पे आप कॉमोडिटीज में नहीं कर सकते। और आई का मतलब है कोई पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर आईएफसी में अगर नहीं है, आईएफएससी में अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें, चार चीजें ऐसी जहां पे आप नहीं कर सकते। अब ओपीआई कौन कौन सा है भैया? अगर डीलिफ्टिंग हो गया है, यहाँ पे डीलिफ्टिंग वाला एक पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और वहां पे डीलिफ्टिंग अगर हो गया, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और उसका डीलिफ्टिंग अगर हो गया है, तो ऐसे केस में आपको ओपीआई ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर बाद में अगर आपको और इन्वेस्टमेंट करना रहा, और इन्वेस्टमेंट करना रहा, तो फिर आप क्या बोलते हैं, आप आफ्टर डीलिफ्टिंग इसे ओडीआई की तरह करेंगे। आप इसे आफ्टर डीलिफ्टिंग कैसे करेंगे? ओडीआई की तरह करेंगे। तो अगर डीलिफ्टिंग हो जाता है दोस्तों, क्या बोलिए, बात क्या बोलिए, अगर डीलिफ्टिंग हो जाता है तो भी आप ओपीआई ही रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आफ्टर डीलिफ्टिंग अगर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है और पैसा डालना है, तो आप ओडीआई की तरह यहाँ पे डालेंगे। ये बात यहाँ पे बोली गई है। और क्या बात बोली गई है भैया? यहाँ पे भी जो डिफिनेशन है इसमें भी ओपीआई कवर होता है। ये देखिए, ये सारे लोग भी ओपीआई के अंदर आएंगे। ये थोड़ा रटने वाला है, बस इसको रट लेना, वैसे हमारे स्टडी मेट में पहले भी था। और नीचे वाला जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें भी जिन लोगों का नाम है, इन लोगों को भी ओपीआई कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो दो पैराग्राफ में टिक कर रहा हूँ इसको बस एक बार रीड करना है। इसके अंदर भी जो लोग आ रहे हैं ये सारे लोगों को भी ओपीआई कंसिडर किया जाएगा। लास्ट के जो दो पैराग्राफ है बच्चों, उनके दो पैराग्राफ वालों को भी ओपीआई कंसिडर किया जाएगा। तो ओपीआई से अगर क्वेश्चन आया तो क्या क्वेश्चन आएगा कि किसको ओपीआई बोलेंगे और किसको ओपीआई नहीं बोलेंगे, किसको ओपीआई बोलेंगे और किसको ओपीआई नहीं बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है कि ओपीआई डीलिफ्टिंग अगर हो गया तो भी ओपीआई बोलेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए ओडीआई बोलेंगे। लास्ट के जो दो पैराग्राफ है, लास्ट के जो दो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ नाम है बेटा, वेंचर कैपिटल फंड और ये सब अलग 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 नाम है, ये सारे के सारों को ओपीआई बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा? ओपीआई बोला गया है। चलिए, अब अगला जो चैप्टर है इसके अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एक सबसेक्शन इन्होंने जोड़ा है, सेक्शन नंबर 24(2)(a), सेक्शन नंबर 24(2)(a। एक्चुअली क्या होता है कि आपको नोटिस दिया जाता है, आपको नोटिस दिया जाता है अटैचमेंट करते समय, नोटिस दिया जाता है आपको अटैचमेंट करते समय, ये वाली बात तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब जिसको नोटिस दिया गया है, जिसको नोटिस दिया गया है, तो वो क्या यहाँ पे फर्निश करेगा एक्सप्लेनेशन सबमिशन? बिल्कुल करेगा। अगर मुझे कोर्ट नोटिस देगा कि भैया आपकी प्रॉपर्टी अपन अटैच करने वाले हैं, तो मुझे भी तो अपनी बात रखनी है, मुझे भी तो अपना एक्सप्लेनेशन देना है, सबमिशन देना है। तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन और सबमिशन जितना भी नोटिस में टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उतने टाइम पीरियड में अपना एक्सप्लेनेशन और सबमिशन दे दूंगा, अपना सबमिशन और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लेकिन अगर मैं उतने टाइम में नहीं दे पाया, अगर मैं उतने टाइम में नहीं दे पाया, तो जो ऑफिसर होगा वो ऑफिसर उस टाइम लिमिट को 3 महीने से बढ़ा सकता है, उस टाइम लिमिट को 3 महीने से यहाँ पे बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस आया बच्चों, नोटिस आया मान लीजिए अगस्त 2025 में,
अगस्त 2025 में। और उन्होंने बोला कि आप अपना सबमिशन एक्सप्लेनेशन, आपको जो भी बात बोलनी है कि क्यों हम आपका अटैचमेंट ना करें वगैरह वगैरह, वो सबमिशन और एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए सितंबर तक, सितंबर तक आप दे दीजिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मैं नहीं दे पाया, सितंबर तक मैं नहीं दे पाया। क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? द आंसर इज यस, इसका एक्सटेंशन हो सकता है। मैं अपनी बात को रख सकता हूं कब तक? तो बोला है जिस महीने में आपको नोटिस दिया है ना, वहां से 3 महीना, जिस महीने में आपको नोटिस दिया है वहां से 3 महीना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मैक्सिमम जो एक्सटेंशन मुझे मिल सकता है, मैक्सिमम जो बच्चों मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है, वो मुझे मिल सकता है नवंबर 2025 तक। नवंबर 2025 तक मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है कि सर आपको जो भी अपना सबमिशन, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको अपना देना है, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन देना है, वो नवंबर के पहले दे दीजिए। अगला, सेक्शन 55 ए के अंदर पावर टू टेंडर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन यानी जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी सजा वजा होगा, उससे आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। इम्यूनिटी यानी आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इम्यूनिटी यानी आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपको बख्श देंगे। तो ऐसा होता क्या है, जैसे पुलिस ने आपको पकड़ा और बोला यार तेरा मालिक जो है ना, तेरा मालिक जो है ना बेनामी ट्रांजैक्शन करता है, बता तेरा मालिक करता है क्या? नौकर बोला साहब प्लीज सर आप मेरे को कुछ मत करना, साहब मैं आपको सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, बस कुछ मत करना मेरे को। तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या बोलेगा, देख मैं तेरे को इम्यूनिटी दे दूंगा, तेरे को जेल वेल नहीं होगी, लेकिन तू पूरा का पूरा सच्चाई बता, तू पूरा फुल डिस्क्लोजर दे और ट्रू डिस्क्लोजर दे, फुल डिस्क्लोजर दे, ट्रू डिस्क्लोजर दे, फुल डिस्क्लोजर दे, ट्रू डिस्क्लोजर दे। तू सारी बात अगर तू हमको बताएगा ना, हम देख लेंगे, तेरे को कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। बोला हाँ सर फिर मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे को बचा लेना, मैं आपको सब बताता हूँ। ऐसा करके पूरा का पूरा उससे बात निकलवा लेंगे। तो ऐसे इंसानों को इम्यूनिटी दिया जाएगा, ऐसे पोकू लोगों को क्या दिया जाएगा? इम्यूनिटी दिया जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे वो था ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण आ गया राम को, आके सारा सीक्रेट बता दिया, राम ने सबको मारा लेकिन विभीषण को नहीं मारा, इम्यूनिटी मिल गई विभीषण को। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी पोकने वाले को पूरा का पूरा इम्यूनिटी दिया जाएगा और उसको बचा लिया जाएगा। जो ऑफिसर है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एविडेंस, एविडेंस लाते समय अगर उसको लगता है कि भैया किसी को इम्यूनिटी देकर इम्यूनिटी के कंडीशन पे मैं उसे फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करा सकता हूँ सारे सर्कमस्टेंसेस के रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैं उसे सारी बातें निकलवा सकता हूँ, मैं उसका फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर अगर उससे ले सकता हूँ, तो ऐसे केस में सामने वालों को इम्यूनिटी दे दो, सामने वाले को इम्यूनिटी दे दो। The tender of immunity made to and accepted by बेनामीदार shall to the extent to which immunity extend render him immune from prosecution। एक बार अगर उसको इम्यूनिटी मिल गई तो भैया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन यानी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनिशिएटिंग ऑफिसर ने उसको इम्यूनिटी दे दिया कि भैया तू हमको सब कुछ बताना, हम तेरे को इम्यूनिटी दे देंगे, बाद में वो मुकर गया, बोलता है प्रैंक प्रैंक प्रैंक, मैं कुछ नहीं बताने वाला ये, और मुझे तो इम्यूनिटी मिल गया, अब क्या करोगे? तो यहां पे इनिशिएटिंग ऑफिसर बोलेगा साले पागल कहीं के, तेरे को क्या लगता है अगर तू हमको फॉल्स एविडेंस देगा या जानबूझ के चीजें छुपाएगा तो हम तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे? उड़ी बाबा, हम तेरा इम्यूनिटी विड्रॉ कर लेंगे, हम तेरा इम्यूनिटी क्या कर लेंगे रे, हम तेरा इम्यूनिटी विड्रॉ कर लेंगे। इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है, अगर तू हमको पहले बोला था कि सारा चीज बताएगा पर तू नहीं बताया ना, तू नहीं बताया, या तो झूठ बोल दिया, या तो तू बताया नहीं, या तो तू झूठ बोल दिया, तो तू बच जाएगा, तेरे को लग रहा है? नहीं भाई, सुनना, तेरे को जो इम्यूनिटी दिए थे ना, अब वो इम्यूनिटी विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। गया तू बेटा, अब तू भी जाके चक्की पीस। एनी पर्सन अगेंस्ट होम इम्यूनिटी इज विड्रॉन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल होगा, प्रोसिक्यूशन होगा, सब कुछ होगा, और उस इंसान को लायबल किया जाएगा पेनल्टी के लिए, और उसकी अच्छे से बैंड बजाई जाएगी। क्लियर हुआ आप लोग को? तो बच्चों एफडीआई और ओडीआई वाला जो है ना अमेंडमेंट, उसमें नॉर्मल नॉर्मल सा है, कुछ बातें फैक्ट्स हैं, बस उसको रटना है। ठीक है, कुछ बातों को याद करना है, किसमें 100% है, किसमें ऑटोमेटिक 49% है, किसमें ऑटोमेटिक 74% है, वो रटने वाला है। ठीक है, एक तो वो जो रिक्लासिफिकेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो उसमें मैंने आपको टाइम भी दिया, समराइज भी कराया, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कंपाउंडिंग वाले में थोड़ा सा कंपाउंडिंग को याद रख लेना, एग्जाम में अगर आया तो जितना जितना मैंने पढ़ाया उतना उतना लिख के आना, बढ़िया से चकाचक से नंबर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बेनामी ट्रांजैक्शन डन, ओडीआई डन, एफडीआई डन, और क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी डन, और जो कंपटीशन एक्ट है बेटा, कंपटीशन एक्ट को मैं वन शॉट में कवर कर ही रहा हूँ।
क्लियर हुआ सभी को? पक्का? डन डन डन। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी मन में डाउट रहे, कुछ भी कहना रहे तो जरूर कहिएगा। अगर कोई अप्रिसिएशन है वो भी दे दीजिएगा, और अगर आपको कोई फीडबैक देना है वो भी दे दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें आपके लिए कर सकें, ठीक है। पर आपका अप्रिसिएशन बहुत जरूरी भी है, उसी से मोटिवेशन मिलता है अच्छा और पढ़ाने का, आपके लिए नई नई चीजें लाने का। गॉट इट? चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। ख्याल रखिए, अच्छे से पास हो जाइए। थैंक यू सो मच।